Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So the topic of today video is non-conventional sources of energy. तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जैसे कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है, आपको बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, विच आर नॉन रीन्यूएबल, वेयर एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज. So first of all, we need to know that why do we need non-conventional energy resources. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों है. तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो एनर्जी के, दे आर नॉन रीन्यूएबल एंड दे आर प्रेजेंट इन वेरी लिमिटेड अमाउंट. और जिस रेट से हम जो अपने कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि सूनर ही वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे. सो वी नीड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हेयर कम्स द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द कंजप्शन ऑफ एनर्जी ग्रोज द पॉपुलेशन डिपेंड मोर एंड मोर ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस डे बाई डे. तो जैसे जैसे कंजप्शन जो है एनर्जी की इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, फॉसिल फ्यूल्स पे फॉर द एनर्जी सोर्स. And there is a need to secure the energy supply for future since the prices of gas and oil keep rising by each passing day. तो हमें क्या है, जो प्राइजेस है गैस एंड ऑयल के, दे आर राइजिंग बाय ईच पासिंग डे. सो हमें क्या है, वी नीड टू सिक्योर द एनर्जी सप्लाई फॉर फ्यूचर. सो वी नीड टू यूज़ मोर एंड मोर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी हाई रेट. सो हमें क्या है ज़रूरत, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की. सो फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज there has been an establishment of a separate department, namely Department of Non-Conventional Sources of Energy by the Government of India. तो हम नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन करें, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो अब हमें समझ आ गया कि वाई डू वी नीड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. सो अब हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं. सो दे आर नेचुरल सोर्सेज लाइक विंड, टाइड्स, सोलर, बायोमास एक्सेट्रा विच जनरेट एनर्जी एंड दैट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. अब बेनिफिट क्या है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, दीज आर पोल्यूशन फ्री एंड हैंस वी कैन यूज़ दीज टू प्रोड्यूस अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी विदाउट एनी वेस्टेज. सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, देर इज़ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, then geothermal energy, biofuel, biogas energy. So all these are the types of non-conventional sources of energy. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी में देखते हैं, सोलर एनर्जी इज़ हार्नेस्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर प्लांट्स. तो सोलर एनर्जी कैसे हमें मिलती है, इसमें सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. वी कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर प्लांट्स. एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आपको पता ही है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दे यूज सनलाइट एंड दे अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. Then solar energy is an essential energy of all the non-conventional sources, but its usage amount is very less. तो सोलर एनर्जी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अमंग ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कम होता है. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स नॉन पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली आउटपुट एंड इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंट. तो सोलर एनर्जी जो है ये अबंडेंटली प्रेजेंट एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है.
देन यूजेस क्या है सोलर एनर्जी की, आपने सुना होगा सोलर कुकर्स होते हैं। सोलर कुकर्स जो है दे डायरेक्ट द सोलर हीट इनटू सेकेंडरी रिफ्लेक्टर इनसाइड द किचन विच फोकस द हीट टू द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल एंड इट हैज़ अ कवरिंग ग्लास प्लेट। तो ये आपको जो है ये पिक्चर आपको सोलर कुकर की दिखाई दे रही है कि कैसे सोलर कुकर जो है वो वर्क करता है। देन दे आर एप्लीकेबल वाइडली इन areas of the developing world where deforestation is an issue and financial resource to purchase fuel are not much। तो सोलर कुकर्स मोस्टली वहाँ यूज़ हो रहे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक इशू है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ट्रीज़ को कट करते हैं एंड उनको यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग फॉर कुकिंग पर्पस। और एल्स जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, सो जहाँ पे लोग जो है वो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो फ्यूल को बाय कर सकें, वहाँ उन कंट्रीज़ में सोलर कुकर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसके अलावा वी हैव सोलर हीटर्स, दे ऑल्सो यूज सोलर एनर्जी टू हीट वाटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग गैस और इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सोलर हीटर्स होते हैं वो भी सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं टू हीट वाटर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन वी हैव सोलर सेल्स। सोलर सेल्स भी क्या करते हैं, दे यूज सोलर पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सन। Next is wind energy. So wind energy describes the process by which wind is used to generate electricity। तो wind energy जो है it describe the process by which, जिसमें क्या होता है wind को हम use करते हैं to generate electricity। As the wind increases, power output increases up to the maximum output of the particular turbine। तो जितनी ज़्यादा wind increase होगी उतनी ही ज़्यादा आउटपुट जो है वो पावर आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगी। विंड फार्म्स प्रेफर एरियाज वेयर विंड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कांस्टेंट। तो ये कहाँ पे विंड फार्म्स ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, जहाँ पे विंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एंड कांस्टेंट होती हैं। एंड दीज आर जनरली लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे विंड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, सो दैट इज़ वाई वही वाले एरियाज जो हैं वो ज़्यादा सिलेक्ट किए जाते हैं। देन विंड टर्बाइंस यूज़ विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइंस क्या करते हैं, दे यूज़ विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। Then again there is no pollution because no fossil fuels are burned to generate electricity, क्योंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सो इट इज़ पोल्यूशन फ्री। देन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट विंडमिल फार्म इज़ इन कन्याकुमारी विच जनरेट्स 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक इंडिया का जो लार्जेस्ट विंड फार्म है विंडमिल फार्म है दैट इज़ इन कन्याकुमारी एंड इट जनरेट्स अबाउट 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन इज़ बायोमास एनर्जी। व्हाट इज़ बायोमास? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोमास क्या होता है। बायोमास इज़ द ऑर्गेनिक मैटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, वुड, सीवेज एंड these substances burn to produce heat energy which then generate electricity। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास इन जनरल अगर आप याद रखो तो कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो कि ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, वुड, सीवेज, तो उसको हम बोलेंगे बायोमास। तो बायोमास को जो हम बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच देन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो केमिकल कंपोजिशन है बायोमास की वो क्या होती है, ऑल्दो ये वेरी करती है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशी, बट जनरली बायोमास में क्या होता है 25% लिग्निन होता है एंड 75% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। तो कोई भी बायोमास है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक प्लांट बायोमास, तो उसमें क्या होता है 75% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर होते हैं एंड 25% क्या होता है लिग्निन। देन बायोमास एनर्जी इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कुकिंग, लाइटनिंग and generation of electricity, and the residue left after the removal of biogas is a good source of manure. Then biomass is an important energy source which contribute to more than 14% of the global energy supply. So biomass एक बहुत ही important energy source है and it is contributing more than 14% of the global energy supply. देन ये डिफरेंट बायोमास सोर्सेज हैं कि बायोमास सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। दे कुड बी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज, सीवेज वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेजिड्यूज, इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज। तो ये सारे जो हैं दे कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ बायोमास। देन
Unlike other renewable energy sources, biomass can be converted directly into liquid fuels called as biofuels to help meet the transportation fuel needs. अब आपने ये टर्म सुना होगा बायोफ्यूल. सो बायोफ्यूल जो है ये कैसे हम बना सकते हैं फ्रॉम बायोमास. बायोमास से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास को इनटू लिक्विड फ्यूल, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ बायोफ्यूल टू हेल्प मीट द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल नीड्स. एंड आपने सुना होगा कि ब्राज़ील में जो गाड़ियाँ हैं वो इथेनॉल से चलती हैं. तो वहाँ क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग है विद पेट्रोल. एंड आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज़ अबाउट 90%. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडिंग है इथेनॉल की. इथेनॉल को ही हम बायोफ्यूल कहते हैं या बायो इथेनॉल कहते हैं. तो क्या होता है, बायोमास से हम डायरेक्टली बायोफ्यूल बनाते हैं. And the two most common types of biofuels in use today are ethanol and biodiesel, both of which represent the first generation of biofuel technology. तो commonly used जो biofuels की types है वो है ethanol and biodiesel, and both of which represent the first generation of biofuel technology. तो अब ये जो फिगर है यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैसे होती है. वी हैव फीडस्टॉक्स हो गए जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ बायोमास. तो अब ये जो बायोमास है इसका कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पोजिशन होता है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं एंड लिग्निन होता है. तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हाईली कम्पैक्ट होता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है सो दैट हम इसमें से प्रॉपर शुगर्स एक्सट्रैक्ट कर पाएँ. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिज़िकल प्री ट्रीटमेंट देते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं और कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हैं सो दैट हम मैक्सिमम शुगर एक्सट्रैक्शन कर पाएँ. और जब हम मैक्सिमम शुगर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं, उस शुगर्स पे फर्मेंट करते हैं. फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है एज ए फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज़म, यीस्ट क्या करता है, शुगर्स को फर्मेंट करके उसको कन्वर्ट कर देता है बायो इथेनॉल में. तो ऐसे जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है. एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल फ्रॉम बायोमास. So then we have tidal energy. Tidal power is a form of hydropower that convert the energy of tides into electricity. तो यहाँ पे क्या होता है, energy of tides is converted into electricity, and in areas where the sea experiences waves and tides we can generate electricity using tidal power. And India may take up ocean thermal level conversion by which it will be able to generate 50,000 megawatt of electricity to meet the power requirements. So tidal energy is also very important non-conventional source of energy. Then we have geothermal energy. Geothermal energy is the heat energy that we get from hot rock present in the earth's crust. Geothermal energy हमें कहाँ से मिलती है, and it is a heat energy that we get from hot rocks which are present in the earth crust. So geothermal wells release greenhouse gases trapped within the earth, but these emissions are much lower per energy unit than the fossil fuels. तो क्या होता है, जो जियोथर्मल वेल्स होती हैं वो वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं, बट उनका जो एमिशन है वो बहुत ही कम होता है अगर हम उनको कंपेयर करें फॉसिल फ्यूल से. एंड दिस एनर्जी जनरली इन्वॉल्व्स लो रनिंग कॉस्ट सिंस इट सेव्स 80% ऑन फॉसिल फ्यूल्स, एंड ड्यू टू दिस देयर इज़ एन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड डज नॉट क्रिएट एनी pollution. So then in the last I am concluding this video by this summary. तो summary क्या है, summary में हमने पूरे जो conventional and non conventional sources हमने पढ़े. तो हमें क्या वहाँ से हमने क्या सीखा कि जो fossil fuels हैं they are one of the the biggest pollutants on the planet, and so the demand for the non conventional sources of energy is developing. क्योंकि fossil fuels जो हैं first of all they are non renewable and they are depleting at a very high rate, and also the
burning of fossil fuels leads to pollution, so there is demand for the non conventional sources of energy, क्योंकि fossil fuels जो है एक तो वो डिप्लीट हो रहे हैं बहुत ही हाई रेट पे, दूसरा जो है दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, तीसरा जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की तो बहुत सारे जो पोल्यूटेंट है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड, सो देर इज़ नीड फॉर द non-conventional sources of energy, and these sources not only instigate greenhouse effect but also reduce the dependence on oil and gas. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनका यूज़ करके ना हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ऑल्सो हमारी जो डिपेंडेंस है ऑयल और गैस पे हम उसको भी कम कर पा रहे हैं. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द साइंटिस्ट आर डेवलपिंग मेथड्स for us to tap into various non-conventional sources of energy which are not only renewable but also non-polluting. तो इसीलिए जो हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको मीट करने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग टू फाइंड आउट वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि ना ही सिर्फ रीन्यूएबल हैं बट ऑल्सो नॉन पोल्यूटिंग होने चाहिए, बिकॉज पोल्यूशन इज़ द मेजर इन्वायरमेंटल इशू. सो हमें हमारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि ना ही सिर्फ रीन्यूएबल हों बट दे शुड बी नॉन पोल्यूटिंग. सो आई होप आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा एंड डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. Thanks for watching.